नमस्कार। सरल ज्योतिष पार्ट 2। देखिए, हमने पहले पार्ट में देखा था कि हमारी कितनी हाउसेस होते हैं। 1 से 12 जो हमारे हाउसेस होते हैं, हर एक हाउस में एक राशि है, उसे देखा था। और हर एक राशि का एक लॉर्ड है जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमने उसे देखा था। तो ऑल टुगेदर हमने बेसिक्स में देख लिया था कि हमने 7 प्लैनेट्स को डिस्कस किया था, 12 राशियों को डिस्कस किया था, उनका किस तरह से डिवीज़न है उसे देखा था। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि राहु और केतु को किसी भी ज़ोडिएक साइन की ओनरशिप नहीं मिली है। साथ ही साथ हमारे सन और मून को एक ही हाउस की लॉर्डशिप मिली है। तो एक बार मैं आपको क्विक रिकैप कर देती हूँ, जिससे आपको पिछले चैप्टर में जो भी पढ़ा था वो ध्यान हो जाएगा। तो जो हमारी 12 राशियाँ हैं वो नंबर 1 पर हमारी एरीज़ है, नंबर 2 टॉरस, नंबर 3 जेमिनी, 4 कैंसर, 5 लियो, 6 वर्गो, 7 लिब्रा, 8 स्कॉर्पियो, 9 सैजिटेरियस, 10 कैप्रिकॉन, 11 एक्वेरियस और 12 है हमारी पाइसेस। तो ये हमारी 12 राशियाँ हो गई। अब जैसा कि बताया कि सन और मून को एक एक ही हाउस की ओनरशिप मिली है, तो इसमें से 4 नंबर कैंसर साइन मून का है और 5 नंबर लियो साइन हमारा सन का है। तो यहाँ तक आई थिंक कि आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो सीखना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि किन किन राशियों को कौन कौन से 2-2 घर मिले हैं। तो हमने स्टार्ट किया था नंबर 1 से, जो एरीज था। तो नंबर 1 और नंबर 8 में हमारी कौन सी राशि आती थी? स्कॉर्पियो। तो नंबर 1 और 8 दोनों की ओनरशिप किसके पास है? मार्स के पास है। नंबर 2 और 7 इस नंबर 2 में हमारा टॉरस, 7 में हमारा लिब्रा। तो इन दोनों की ओनरशिप किसके पास है? वीनस के पास। 3 और 6 इन दोनों की ओनरशिप किसके पास है? जेमिनी के पास। 3 नंबर में हमारा जेमिनी साइन है और 6 नंबर में वर्गो, और इन दोनों की ओनरशिप है किसके पास? मरकरी के पास। तो अभी तक में हमने 1 से लेकर 8 हाउसेस कंप्लीट कर लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। अब 9th और 12th, ये 9 नंबर में सैजिटेरियस और 12 नंबर में पाइसेस, ये दोनों की ओनरशिप है जुपिटर के पास। और 10th और 11th जहाँ की है कैप्रिकॉन साइन और एक्वेरियस साइन, तो इस दोनों की ओनरशिप है किसके पास? सैटर्न के पास। तो अभी तक में जो हमने कवर किया था उसका क्विक रिकैप हो गया। अब हम आज उसके आगे देखेंगे, ठीक है। राहु और केतु के लिए, जिसको कि हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहते हैं, तो इनको किसी भी हाउस की, किसी भी राशि की ओनरशिप नहीं मिली है। ये जिस राशि में बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने बात करी हाउसेस की और प्लैनेट्स की। अब देखिए, जो ये प्लैनेट्स हैं जहाँ भी बैठेंगे ना, वहाँ से ये दूसरे घर को देखते हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट हाउस, यहाँ कालपुरुष की कुंडली मैंने लगाई हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा है, तो इसकी ओनरशिप किसके पास है? मार्स के पास है। तो मार्स कहाँ देखेगा? सबसे पहले वो वहाँ से बैठकर 7 नंबर को दिखेगा। 7 नंबर में कौन सा साइन है? 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, और वहाँ पे कौन सा ज़ोडिएक साइन आएगा? लिब्रा आएगा। तो मार्स अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो 7 नंबर को देखेगा। ठीक उसी तरह से जितने भी हमारे हाउसेस हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, जिस भी हाउस में बैठेंगे आप उस हाउस से 7 नंबर काउंट कीजिए, तो वहाँ पे वो आस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल पावर मिले हैं हमारे कुछ प्लैनेट्स को। तो ये कुछ प्लैनेट्स जो स्पेशल, जिनको फैसिलिटी मिली है, वो कौन कौन से हैं? मार्स, सैटर्न और जुपिटर। इनको ना एक हाउस तो जो सबके पास है, 7 नंबर का हाउस, जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से 7 काउंट करेंगे आप, तो वो हाउस तो सभी आस्पेक्ट करते हैं।
लेकिन इसके अलावा मार्स को 4th हाउस और 8th हाउस, ये 2 स्पेशल आस्पेक्ट मिले हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चार्ट लगाया है, यहाँ आप देखिए मार्स पहले घर में लिखा है मैंने, है ना। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। ये 4 नंबर कहाँ आता है? 4th हाउस में आता है। तो ये 4th हाउस को भी देखेगा, डायरेक्ट 7th हाउस को तो देखेगा ही, और उसके बाद वो 8th हाउस को भी देखेगा। इसलिए ये प्लैनेट जिनको कि स्पेशल आस्पेक्ट मिले हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही घर को नहीं देख रहे। 2 हाउस में तो इनकी राशियाँ हो गई, एक कहीं पर बैठे होंगे, और इसके अलावा भी 2 घर देख रहे हैं। तो कभी भी हॉरोस्कोप में ये प्लैनेट्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में एक साथ कई हाउसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा हमने बोला था क्या? जुपिटर को। जुपिटर भी जहाँ बैठेगा वहाँ से वो 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। यहाँ इस चार्ट में देखिए मैंने एरो डाल करके आपको दिखाया है। यहाँ पर 1st हाउस में जुपिटर बैठा है, तो यहाँ से किन किन हाउसेस को देख रहा है? 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। आप काउंट करके देखें, यहाँ से 5 यहाँ पर आएगा, 7 यहाँ आएगा और 9 यहाँ आएगा। तो जुपिटर जहाँ बैठेगा वहाँ से इन हाउसेस को वो देखेगा। उसी तरह से सैटर्न को भी 3 घर मिले हैं। 7th हाउस तो सबको मिलता है, 7 नंबर का घर जो भी होगा जहाँ भी वो बैठेगा वहाँ से 7th आस्पेक्ट तो सभी को मिलेगा, और इसके साथ ही साथ वो और भी 2 हाउसेस को देखेगा। वो कौन कौन से हाउस होंगे? तो सैटर्न 3rd हाउस को भी देखेगा, जहाँ भी बैठेगा उससे 3 घर आगे देखेगा, 7th देखा और 10th देखेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको एरो से समझाया है। तो मेरे विचार से अभी तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हमारे जितने प्लैनेट्स हैं उसमें से सैटर्न, जुपिटर और मार्स को स्पेशल आस्पेक्ट मिले हैं, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनको एक एक आस्पेक्ट मिला है, और वो है 7th आस्पेक्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम राहु और केतु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम राहु और केतु को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए राहु का आस्पेक्ट हम जुपिटर की तरह लेते हैं। जैसे जुपिटर जहाँ भी बैठता है वहाँ से 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को आस्पेक्ट करता है, ठीक उसी तरह से राहु भी जहाँ बैठता है वहाँ से वो 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस को आस्पेक्ट करता है, ठीक है। केतु के लिए बहुत से लोगों के बहुत तरह के मत होते हैं। कुछ लोगों का कहना है क्योंकि केतु का सर नहीं होता है, इसलिए केतु को कोई भी हाउस का आस्पेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नहीं, केतु का आस्पेक्ट वैसा ही है जैसा राहु का, तो वो 5, 7 और 9 हाउस को देखता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं केतु का सिर्फ एक ही आस्पेक्ट लेती हूँ, और वह है 7th आस्पेक्ट। तो ये डिपेंड करता है, आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप अपनी राय इस विषय में खुद बना सकते हैं कि आपको तीनों आस्पेक्ट लेने हैं केतु के, या फिर आपको सिर्फ एक ही आस्पेक्ट लेना है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। थोड़ा आप आगे पढ़ें, थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करें, उसके बाद इस विषय में आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने आस्पेक्ट को देखा। यहाँ आपको कुछ जो पिक्चर्स मैंने लगाए हैं उससे आपको आस्पेक्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये जो हमने यहाँ पर हॉरोस्कोप लगाया है, तो इसमें देखिए 1, 4, 7 और 10 ये नंबर जहाँ लिखे हैं इनको हम कोर हाउस कहते हैं, ये केंद्र के स्थान हैं, ठीक है। और 5 और 9 जो है ये हमारा त्रिकोण का हाउस है। ये हाउसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये 5th हाउस और 9th हाउस को हम काफ़ी अच्छा हाउस मानते हैं, और ये केंद्र के हाउस हैं तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के हाउस हमेशा ही यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट देने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसे हम जब भी अगर कोई किसी से पूछता है कि केंद्र हाउस क्या है, तो आपको क्या समझना है? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये हमारे केंद्र के हाउस हैं।
और 5th हाउस और 9th हाउस हमारा त्रिकोण का हाउस है। 1st, 5 एंड 9 हमारे त्रिकोण के हाउसेस हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने हाउस नंबर के लिए हमने बोला ये 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये हमेशा 1st, 4th, 7th और 10th ही रहेंगे। अब आप जब हॉरोस्कोप खोलेंगे तो आप वहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है। नंबर चाहे वहाँ कोई भी लिखा हो, लेकिन 1st हाउस आपका हमेशा वही रहता है। जो 1st हाउस होता है वहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा है तो कौन सा आपका राशि हो गया? वर्गो लगन हो गया आपका। कौन सा लगन हुआ आपका? वर्गो लगन हो गया। 5 नंबर लिखा होगा तो लियो लगन है। 1 नंबर लिखा है तो एरीज लगन है। तो आपका हाउस वही रहेगा, लगन चेंज हो जाएगा वो आपका। इसलिए हाउस को आप मत बदलें कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, मेरे लगन वाले स्थान पे 5 नंबर लिखा है तो ये 5 नंबर का घर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। क्या होता है कि जितने न्यू कमर्स होते हैं उनको ना इस तरह के मिस्टेक उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो वो सोचते हैं कि ये केंद्र का 5th हाउस है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ये हमेशा 1st हाउस ही रहेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। हमेशा जो भी हाउस है उसके बाद वाला हाउस उसके लिए अच्छा हाउस होता है। ठीक है, वो उसके काम में को आगे बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है, और इस हाउस से पीछे वाला हाउस उसका नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर में, और मान लीजिए कि यहाँ पर सन बैठा हो। ठीक है, तो ये आपका लग्नेश कौन सा हुआ? लियो लगन हुआ आपका। अब अगर सन अगर 6 नंबर में बैठा होगा या 5 नंबर जहाँ वो बैठा है वहाँ बैठा हो तो ये अच्छा है। लेकिन अगर सन अगर 12वें में चला जाए तो ये फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो है अपने से 12वां चला गया, अपने से पीछे चला गया ना। अगर पीछे कोई भी चीज़ चली जाती है तो क्या होता है, उसका जितना अच्छा रिजल्ट जाना चाहिए मुझे उतना नहीं जाता। अब कोई चीज़ आपकी पीछे छूट जाएगी तो आपको उसको पाने के लिए तो एफर्ट करना पड़ेगा, फिर से आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा, है ना। तो कभी भी किसी हाउस के आगे वाला हाउस हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देता है, और वही हाउस का पीछे वाला हाउस जो है वहाँ आपको एफर्ट रहती है, क्योंकि वह उस हाउस से 12वां हाउस है। अब आप यहाँ पर काउंट करो तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर 12 घर है, ये 12वां नंबर है, ये 1 नंबर है तो ये 12 नंबर है। तो ये 1st हाउस का 12वां हाउस है। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो उसके लिए 12वां घर कौन होगा? लग्न हो जाएगा, है ना। तो किसी भी हाउस से 12वां हाउस उसका थोड़ा कमी करता है, और उसके आगे वाला हाउस उसके लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और बात करेंगे। तो आई थिंक कि आज का यहाँ तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट हाउस में, आज हमने आस्पेक्ट की बात कर ली है, अब हम ना नेक्स्ट हाउस में किस हाउस में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है और प्लैनेट्स का क्या एलिमेंट होता है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि हर एक प्लैनेट का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। अब आप भी मन में सोचेंगे कि अगर जुपिटर के 2 साइन हैं तो क्या दोनों में जुपिटर एक तरह का हमें रिजल्ट देगा? नहीं, दोनों में अलग अलग देगा, क्योंकि साजिटेरियस हमारा फायर एलिमेंट का साइन है और पाइसेस हमारा वाटर एलिमेंट का साइन है ना। तो इस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं उनके नेचर चेंज होते हैं, उन राशियों के नेचर के, राशियों का जो स्वभाव है, जो उसके गुण धर्म है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो हम उस चीज़ को भी समझेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ना आप एक बार इस पार्ट को फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।